वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, माय नेम इज़ उदित त्रिवेदी और हम लोग पढ़ रहे हैं बिजनेस फाइनेंस। बेसिकली ये रिवीजन सीरीज है जहाँ पे हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी देख चुके हैं। लीवरेज का हम लोग फर्स्ट पार्ट देख चुके हैं जिसमें हमने कुछ बेसिक्स पढ़े और हमने ऑपरेटिंग लीवरेज देखा। सेकेंड पार्ट में हम लोग फाइनेंशियल लीवरेज और कंबाइंड लीवरेज दोनों पढ़ेंगे। ठीक है, सो व्हाट इज फाइनेंशियल लीवरेज? देखिए, हमने दो तरीके की रिस्क देखी थी, पहली बिजनेस रिस्क, दूसरी फाइनेंशियल रिस्क। ठीक है, बिजनेस रिस्क को पढ़ते हैं हम लोग और उसको समझने के लिए हम लोग जिस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं वो है हमारा ऑपरेटिंग लीवरेज। और फाइनेंशियल रिस्क क्या होता था? फाइनेंशियल रिस्क एडिशनल रिस्क ऑन द बिजनेस ड्यू टू यूज ऑफ डेट। ठीक है, तो उसको समझने के लिए हम लोग पढ़ते हैं फाइनेंशियल लीवरेज। सो व्हाट इज फाइनेंशियल लीवरेज? डिस्प्रोपोर्शनेट चेंज इन ईपीएस ड्यू टू चेंज इन ईबीआईटी। ईबीआईटी में चेंज होने से ईपीएस में कैसे डिस्प्रोपोर्शनेट चेंज होता है, या हम लोग कहें कि ईबीटी या ईएटी में किस तरीके से डिस्प्रोपोर्शनेट चेंज होता है, वो कॉन्सेप्ट समझने के लिए हम लोग पढ़ते हैं फाइनेंशियल लीवरेज। और ऐसा क्यों होता है? व्हाट इज द रीजन? ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट ऑफ फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट। ऑपरेटिंग लीवरेज में क्या रीजन था? ड्यू टू फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। यहां पे क्या रीजन है? फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट। फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट क्या होती है? तो बेसिकली ये हमारी दो हो सकती हैं। पहला इंटरेस्ट और दूसरा प्रेफरेंस डिविडेंड। ठीक है, कैसे डिस्प्रोपोर्शनेट चेंज होता है ये हम लोग एग्जाम्पल की मदद से देख लेंगे। पहले आइए हम लोग इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। ठीक है, तो फाइनेंशियल लेवरेज क्या होता है? ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी। ये कब? जब हमारे पास सिर्फ क्या है? फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट, इंटरेस्ट है। पर अगर हमारे पास फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट में इंटरेस्ट भी है और प्रेफरेंस डिविडेंड भी है, दैट मींस कि ऑर्गेनाइजेशन ने डेट भी लेके रखा है और ऑर्गेनाइजेशन ने प्रेफरेंस शेयर्स भी इशू किए हैं जिसके ऊपर प्रेफरेंस डिविडेंड पे होना है, तो उस केस में हमारा जो फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा? तो बेसिकली यहां पे जो ईबीआईटी हमारा है वो हो जाएगा पोस्ट टैक्स। टी इज योर टैक्स रेट और डिनोमिनेटर में हम लोग लिख लेंगे अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। बेसिकली अगर ये मैं आपको बताऊं कॉस्ट शीट की मदद से, तो ये हम लोग कैसे निकालते थे? ये हम लोग निकालते थे ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, तो हमारे पास आ जाता था ईबीटी। अर्निंग बिफोर टैक्स, हम लोग इसमें से टैक्स माइनस करते थे तो हमारे पास आता था ईएटी। अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, और इसके अंदर से हम लोग प्रेफरेंस डिविडेंड जब माइनस करते हैं तो दिस कम्स और अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में प्रेफरेंस डिविडेंड भी देके रखा है और इंटरेस्ट भी देके रखा है तो हम लोग इस तरीके से हम लोग फाइनेंशियल लेवरेज निकालेंगे। अदरवाइज सिर्फ अगर इंटरेस्ट देके रखा है तो हम लोग सीधा ये ऊपर वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। ये हम लोग कब इस्तेमाल करते हैं? जब क्वेश्चन में हमारे पास इंटरेस्ट भी हो और क्या हो? प्रेफरेंस डिविडेंड भी हो। समझ में आ गई बात? ये होता है फाइनेंशियल लेवरेज। इसको हम डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज भी कह देते हैं। ये हमें क्या बताता है? परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो ये हम लोग, ये बेसिकली हमारा फॉर्मूला हो जाता है। डिस्प्रपोर्शनेट चेंज कैसे होता है ये हम लोग फटाफट से समझ लेते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। देखिए, ईबीआईटी फर्स्ट केस, सेकंड केस। ईबीआईटी हमारा है 1 लाख रुपीस। ठीक है, 1 लाख रुपीस है हमारा ईबीआईटी। इंटरेस्ट फर्स्ट केस में है कुछ नहीं, अर्निंग्स बिफोर टैक्स इज 1 लाख। ठीक है, अर्निंग्स बिफोर टैक्स इज 1 लाख। ठीक है, तो यहां पे अगर हम लोग फाइनेंशियल लेवरेज निकालें तो आ जाएगा 1 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। तो ये क्या हो जाएगा? 1 इस केस में। यहां पे हम लोग अगर लेते हैं 1,50,000, ईबीआईटी बढ़ गया है, ईबीआईटी में चेंज हो गया है, पर इंटरेस्ट चूंकि यहां पे नहीं है तो यहां पे जो
फाइनेंशियल लेवरेज है उसमें भी क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अगर हमारे पास फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट नहीं है तो उस केस में हमारे फाइनेंशियल लेवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्या बोलता है? डिस्प्रोपोर्शनेट चेंज कब होगा? जब हम लोग फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट को हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में एम्प्लॉय करेंगे, यूज करेंगे। तो अगर से फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर एग्जांपल में अगर मैं इंटरेस्ट कंपोनेंट लेके आता हूं, से फॉर एग्जांपल हमारा इंटरेस्ट पेमेंट है 10,000, इसमें भी 10,000, तो दिस वुड बी 90,000 एंड दिस वुड बी 1,40,000। अब इस केस में जब हम हमारा फाइनेंशियल लेवरेज निकालते हैं तो दिस वुड बी 1 लाख डिवाइडेड बाय 90,000 दैट इज 1.11, और इस केस में हो जाएगा 1,50,000 डिवाइडेड बाय 1,40,000 दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1.07, अप्रोक्सीमेटली 1.07। ईबीआईटी में हमने जब चेंज किया, ईबीआईटी में हमने कितना चेंज किया? ईबीआईटी में आपने 50% चेंज किया, 1 लाख से 1,50,000, तो ईबीटी में कितना चेंज हो गया? ईबीटी में लगभग दिस इज 55.56%। सो ईबीआईटी में 50% चेंज करने से, ईबीआईटी में 50% चेंज करने से मेरा जो ईबीटी है वो कितना चेंज हो गया? 55.55% या 56% चेंज हो गया। सो दिस इज द डिस्प्रोपोर्शनेट चेंज ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट ऑफ फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट। ठीक है, ये एग्जाम्पल आप नोट कर लीजिए, दिस वुड बी हेल्पफुल फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ठीक है, फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया, फॉर्मूला होता है हमारा ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी। जब हम लोग हम सिर्फ इंटरेस्ट कंपोनेंट लेके आते हैं, जब हम इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड दोनों यूज करते हैं तो इन दैट केस ऊपर आ जाएगा ईबीआईटी 1 माइनस टैक्स और डिवाइड में आ जाएगा अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज इज योर परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। कुछ मिसलेनियस पॉइंट है यहाँ पे फाइनेंशियल लेवरेज के रिस्पेक्ट में, वो हम लोग फटाफट से देख लेते हैं। देखिए, पहला एक कॉन्सेप्ट आता है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। क्या होता है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी? देखिए, जो हमारा सोर्स ऑफ फाइनेंस है, जो हमारे टोटल फंड्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, जब हम उसमें जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के टोटल फंड्स हैं, जब हम उसमें ऐसे इस तरीके का फंड इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके अंदर फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट इन्वॉल्व है, जिसके अंदर क्या है? फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट इन्वॉल्व है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। दैट मीन्स कि हमारा पूरा ऑर्गेनाइजेशन का जो टोटल कैपिटल है उसमें हम इक्विटी तो इस्तेमाल कर ही रहे हैं, इक्विटी तो इस्तेमाल कर ही रहे हैं, साथ ही साथ हम उसके अंदर प्रेफरेंस शेयर्स भी यूज़ कर रहे हैं, हम उसके अंदर डेट भी यूज़ कर रहे हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। तो हम लोग जितना ज़्यादा हम लोग जो फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट वाले फंड्स हैं वो यूज़ करेंगे, उतना हमको ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का एडवांटेज हम लोग ले पाएंगे। ठीक है, तो इसमें पहला आ जाता है हमारा डेट और दूसरा आता है हमारा प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, तो पहला आ जाता है हमारा डेट और दूसरा हमारा आ जाता है प्रेफरेंस शेयर। हमारा ट्रेडिंग ऑन इक्विटी को यूज करने का मेन पर्पस क्या होता है? मेन पर्पस होता है टू इंक्रीज द अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, टू इंक्रीज द अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। सो अल्टीमेटली हमारा एम क्या है कि हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर की जो अर्निंग है वो हम लोग क्या कर पाए? यहाँ पे बढ़ा पाए। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग कब कहेंगे कि हमको ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का बेनिफिट मिलेगा? क्या ऐसा होगा कि हम जितना भी फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट वाला जो सोर्स ऑफ फाइनेंस है, जितना भी डेट लेके आए, जितना भी प्रेफरेंस कैपिटल लेके आए, हमको हमेशा फायदा होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जो हमारा ईबीआईटी है उससे हम लोग कंपेयर करते हैं। ठीक है, देखिए हमारे पास है सेल्स, उसमें से हमने वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया, हमारे पास आया कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन में से हमने माइनस किया फिक्स्ड कॉस्ट, हमारे पास आया अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो जो मेरा इंटरेस्ट का कंपोनेंट है फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट में, इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड का जो कंपोनेंट है वो कौन कवर करता है? वो हमारा ईबीआईटी कवर करता है। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि अगर मैं डेट लेके आ रहा हूं तो मुझे इंटरेस्ट लगेगा, तो एटलीस्ट मुझे इतना तो कमाना ही चाहिए, इतना तो ईबीआईटी कमाना ही चाहिए कि मैं मेरा इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड कवर कर पाऊं। एटलीस्ट मुझे उससे ज्यादा ही कमाना है पर एटलीस्ट इतना तो कमाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें एक सिनेरियो लेके चलते हैं कि जो मेरा ईबीआईटी है, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, वो मेरे फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट में क्या क्या था? डेट एंड प्रेफरेंस शेयर। फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट में डेट नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिख देता हूं मैं इंटरेस्ट, लिख देता हूं इंटरेस्ट, और यहाँ पे आ जाएगा मेरा प्रेफरेंस डिविडेंड।
अगर इन दोनों से ये ज्यादा है, इन दोनों से ज्यादा है, तो मेरे लिए ये क्या है, फेवरेबल कंडीशन है। तो मेरे लिए क्या है, फेवरेबल कंडीशन है। अदरवाइज क्या होगा, मेरा ईबीआईटी अगर कम है फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट से, तो मेरे लिए क्या है, अनफेवरेबल कंडीशन है। क्यों अनफेवरेबल कंडीशन है, कि अगर मैं ज्यादा, इस केस में अगर मैं ज्यादा डेट लूंगा तो मेरा इंटरेस्ट का बर्डन बढ़ता ही जाएगा, जबकि मैं उतना कमा ही नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, तो कब ट्रेडिंग ऑन इक्विटी फेवरेबल होगा, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी तब फेवरेबल होगा जब मेरा जो ईबीआईटी है वो फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट से ज्यादा है। अगर वो कम है तो मेरे लिए ट्रेडिंग ऑन इक्विटी अनफेवरेबल होगा। ठीक है, इसको हम लोग एक और तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए, जो मेरा फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट क्या है, अगर देखिए सिर्फ मैं अगर इंटरेस्ट के परस्पेक्टिव से सोचूं, अगर मैं इंटरेस्ट के परस्पेक्टिव से सोचूं, ईबीआईटी मेरा कैसे निकलता है, दिस इज बेसिकली माई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मैं जितना मेरा इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं उसके ऊपर मैं कितना कमा पा रहा हूं, कितना जनरेट कर पा रहा हूं, वो अगर ज्यादा है मेरे केडी से। व्हाट इज केडी, केडी इज माई कॉस्ट ऑफ डेट। कॉस्ट ऑफ डेट मीनिंग कि कॉस्ट ऑफ डेट क्या, मेरा जो डेट मैं रेस कर रहा हूं, मेरा जो डेट कैपिटल है उसको रेस करने में, उसको यूज करने में मेरी कॉस्ट क्या लग रही है, कॉस्ट मीनिंग इंटरेस्ट। अगर मैं डेट यूज कर रहा हूं तो मुझे इंटरेस्ट की कॉस्ट लग रही है। ठीक है, तो केडी इज कॉस्ट ऑफ डेट। जब हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ेंगे आगे, तो हर एक सोर्स ऑफ फाइनेंस, इक्विटी, रिटेन्ड अर्निंग्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डेट, सबका हम लोग इंडिविजुअल कॉस्ट देखेंगे। ठीक है, तो केडी इज कॉस्ट ऑफ डेट। जितना मैं कमा रहा हूं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अगर वो ज्यादा है केडी से, मेरी कमाई मेरी कॉस्ट से ज्यादा है, तो ये मेरे लिए क्या है, फेवरेबल है। इसी को देखने का दूसरा नजरिया, तो मेरे लिए क्या है, फेवरेबल है। फेवरेबल मीनिंग कि भाई इस कंडीशन में तो मेरा ईपीएस बढ़ेगा, मेरा रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ेगा। पर अगर मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट केडी से कम है, केडी से कम है, ये मेरे लिए सिचुएशन क्या है, अनफेवरेबल है, अनफेवरेबल है। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं और डेट यूज करूंगा तो मेरा इंटरेस्ट का बर्डन बढ़ता ही जाएगा, मेरा ईपीएस घटेगा और मेरा रिटर्न ऑन इक्विटी भी क्या होगा, घटता जाएगा। इसलिए हम लोग जो ये लेवरेज होता है उसको हम लोग, वो एक डबल एज स्वॉर्ड है। क्या है वो, एक, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डबल एज्ड स्वॉर्ड, दो धारी तलवार। एक तरफ बेनिफिट तो है, बेनिफिट क्या है कि अगर मैं उसको फेवरेबल इस्तेमाल कर रहा हूं तो मेरा अल्टीमेटली ईपीएस को बढ़ाएगी, वो मेरे लिए फेवरेबल साबित होगा। पर अगर मैं उसको एक लेवल से ज्यादा बढ़ाता हूं और वो मेरे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से ज्यादा है, कॉस्ट ऑफ डेट, इन दैट केस वो मेरे लिए अनफेवरेबल है। तो मेरा ईपीएस घटाएगा और मेरा रिटर्न ऑन इक्विटी घटाएगा। तो ये डबल एज स्वॉर्ड है, दो धारी तलवार है। ठीक है, तो ये दो मिसलेनियस पॉइंट मुझे आपके साथ डिस्कस करने थे, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी और डबल एज स्वॉर्ड। अच्छा, एक और इसमें पॉइंट है जो मैंने आपको ऑपरेटिंग लीवरेज में भी बताया था, वो मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ, आप एक बार इसको भी नोट कर लीजिए। इसका लॉजिक सेम वही लॉजिक है जो ऑपरेटिंग लीवरेज में मैंने आपको लॉजिक बताया था। ठीक है, ये क्या लॉजिक है, वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज कैन नॉट बी बिटवीन 0 and 1। सेम मैंने आपको ऑपरेटिंग लेवरेज में भी बताया था इसका लॉजिक। देखिए, जीरो कब होगा, जीरो तब होगा जब आपका ईबीआईटी जीरो है। ठीक है, आप बिजनेस से कुछ नहीं कमा पा रहे हैं या आप ब्रेक इवन पे काम कर रहे हैं, ब्रेक इवन पॉइंट पे। ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा पॉइंट है, वो लेवल ऑफ सेल्स जहां पे हमारा ईबीआईटी जीरो होता है। तो आपका अगर ब्रेक इवन पॉइंट पे काम कर रहे हैं तो आपका ईबीआईटी, आपका फाइनेंशियल लेवरेज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर आपका ईबीआईटी और आपका ईबीटी दोनों बराबर है, दैट मीन्स आपका फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट नहीं है, इंटरेस्ट जीरो है, प्रेफरेंस डिविडेंड जीरो है, इन दैट केस आपका क्या हो जाएगा, जो फाइनेंशियल लेवरेज है वो 1 हो जाएगा। और इन दोनों के बीच में ये नहीं हो सकता। रीजन बीइंग, ये होने के लिए आपका इंटरेस्ट नेगेटिव होना चाहिए, प्रेफरेंस डिविडेंड नेगेटिव होना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, रिलेशन सिंपल सी बात है, अगर मेरा फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट ज्यादा होगा तो मेरा फाइनेंशियल लेवरेज ज्यादा होगा, और अगर मेरा फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट कम होगा तो मेरा फाइनेंशियल लेवरेज कम होगा। ठीक है, तो फाइनेंशियल लेवरेज में हम लोग ने मीनिंग देख लिया, फॉर्मूला देख लिया, कुछ मिसलेनियस बातें बता दी। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फाइनेंशियल लेवरेज की वैल्यू 0 और 1 के बीच में नहीं हो सकती। 0 हो सकती है, 0 से कम हो सकती है, 1 हो सकती है, 1 से ज्यादा हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं हमारा कंबाइंड लीवरेज। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग देख लेते हैं कंबाइंड लीवरेज। लीवरेज का लास्ट टॉपिक है ये,
कंबाइंड लीवरेज बेसिकली क्या होता है, ये कंबाइंड इफेक्ट होता है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज और डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज का। अच्छा, कंबाइंड लीवरेज को हम लोग एक और नाम से जानते हैं विच इज कॉल्ड सुपर लीवरेज। ठीक है। अच्छा, ये क्या होता है, इफेक्ट ऑफ चेंज इन सेल्स ऑन ईपीएस। सेल्स में चेंज करेंगे या कंट्रीब्यूशन में चेंज करेंगे, उससे ईपीएस में क्या चेंज होता है। सो बेसिकली डिसप्रपोर्शनेट चेंज होता है ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट ऑफ व्हाट, फिक्स्ड कॉस्ट। इसमें दोनों ही फिक्स्ड कॉस्ट हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट और फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज द मल्टीप्लिकेटिव इफेक्ट। ये भी पूछ लेते हैं कई बार एग्जाम में कि कंबाइंड लीवरेज इज द मल्टीप्लिकेटिव इफेक्ट ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज एंड फाइनेंशियल लीवरेज। ऑपरेटिंग लीवरेज क्या होता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। फाइनेंशियल लीवरेज क्या होता है, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। जब लोग ईबीआईटी कैंसिल करेंगे दैट कम्स कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी। ठीक है। या हम लोग सीधा डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज अगर हमको निकालना है तो हम लोग निकाल सकते हैं परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स और कंट्रीब्यूशन। ठीक है। तो सिंपल है, दोनों का मल्टीप्लिकेटिव इफेक्ट है, दोनों का कंबाइंड इफेक्ट क्या आएगा, ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट का और फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट का। इंपॉर्टेंट बनता है कॉम्बिनेशन। देखिए, अगर मेरा डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज ये लो है और डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज भी लो है, तो इसका क्या मतलब है भाई, ऑपरेटिंग लीवरेज लो है, अच्छा है, मेरी फिक्स्ड कॉस्ट कम है, तो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट कम रहेगा, मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी अच्छा रहेगा। सो दिस इज अ गुड पॉइंट। पर मेरा डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज भी लो है, मतलब मैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का फायदा नहीं उठा पा रहा हूं। सो इस केस में क्या है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का जो बेनिफिट है वो मेरे को नहीं मिल पा रहा है। ठीक है। तो दिस इज नॉट कंसिडर्ड एज अ गुड कॉम्बिनेशन। दिस इज रिलेटिवली सेफ, रिस्क इसमें कम होती है, पर इसको एक अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं माना जाता। अच्छा, दोनों हाई है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज भी हाई है, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज भी हाई है, दैट मीन्स इट इज वेरी रिस्की। इज व्हाट, वेरी रिस्की। ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा रिस्क है, भले मैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का फायदा उठा रहा हूं, पर मेरा ब्रेक इवन पॉइंट यहाँ पे बहुत ज्यादा होगा, मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम रहेगा, तो मेरी ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी भी यहाँ पे कम रहेगी। ठीक है। तो दिस इज कंसिडर्ड एज वेरी रिस्की। एक और कॉम्बिनेशन देखते हैं। मेरा ऑपरेटिंग लीवरेज तो हाई है पर मेरा कंबाइंड लीवरेज लो है। देखिए, ऑपरेटिंग लीवरेज हाई होने का मतलब मेरा फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा है, मेरा ब्रेक इवन पॉइंट ज्यादा है। ठीक है। तो ऑलरेडी यहाँ पे मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम रहेगा, ईबीआईटी के लिए जो मेरा क्वेश्चन है वो कम है, और मेरा डीएफएल है वो कम है। दैट मीन्स यहाँ पे मेरा हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट की वजह से यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का जो बेनिफिट है वो यहाँ पे मैं नहीं उठा पा रहा हूँ। रीजन बीइंग मेरा ब्रेक इवन पॉइंट यहाँ पे ज्यादा है। सो दिस इज ऑल्सो नॉट कंसिडर्ड टू बी अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। और यहाँ पे एक और चीज होगी, बेसिकली यहाँ पे क्या होगी, मेरे पास एक मॉडरेट टाइप के रिस्क है। ठीक है। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज लो है, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज हाई है। दैट मीन्स मेरा ऑपरेटिंग लीवरेज कम है, मेरा फिक्स्ड कॉस्ट कम है, मेरा ब्रेक इवन पॉइंट भी क्या रहेगा, कम रहेगा, मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी का जो क्वेश्चन है वो रहेगा ज्यादा। तो मेरे पास ज्यादा ऑप्शन है, ज्यादा क्या है, क्वेश्चन है कि मैं मेरा ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का क्या करूं, फायदा उठा पाऊं। सो ये मेरा यहाँ पे हाई है, दैट मीन्स मैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का फायदा ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का फायदा ले रहा हूं। यस। तो यहाँ पे दिस इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन। वाई, बिकॉज मेरा ऑपरेटिंग लीवरेज कम है, मेरा रिस्क यहाँ पे कम है, और साथ ही साथ बिकॉज यहाँ पे कम होने से मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी का क्वेश्चन अच्छा रहेगा, तो वहां पे मेरे पास क्या है, एक स्कोप है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का फायदा उठाने का। तो मेरा ऑपरेटिंग लीवरेज यहाँ पे हाई रखना बेटर ऑप्शन है। सो दिस इज कंसिडर्ड टू बी दी बेस्ट ऑप्शन। ठीक है। एक एग्जाम्पल हम लोग फटाफट से देख लेते हैं, जो आपके पास्ट ईयर में भी आया हुआ है यूजीसी नेट के एग्जाम में। ठीक है। और फिर हम लोग ये चैप्टर के रिवीजन को एंड करेंगे। ठीक है। ये बेसिकली इसमें आपको तीनों ही चीजें निकाल के आप देख सकते हैं। देखिए, सेल्स है आपका 40 लैक्स, वेरिएबल कॉस्ट है आपका 10 लैक्स, जो आपका फिक्स्ड कॉस्ट है वो है 15 लैक्स, जो आपका इंटरेस्ट है वो है 5 लैक्स, और उसने आपको बोला कि आप यहाँ पे क्या निकालिए, कंबाइंड लीवरेज आप यहाँ पे निकालिए। सीधा मैं अपना कॉस्ट शीट बना लेता हूँ। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स है मेरा 40 लैक्स, वेरिएबल कॉस्ट 10 लैक्स, मेरा कंट्रीब्यूशन क्या आ जाएगा 30 लैक्स,
फिक्स कॉस्ट माइनस करूंगा 15 लैक्स, ठीक है। तो ये आ गया हमारा EBIT 15 लैक्स, माइनस करेंगे इंटरेस्ट 5 लैक्स, दिस इज आवर EBT। बस यहीं तक चाहिए हमको 10 लैक्स। सिंपली कंबाइंड लेवरेज का क्या फॉर्मूला होता है? कंबाइंड लेवरेज का फॉर्मूला होता है अपना कंट्रीब्यूशन अपॉन EBT। कंट्रीब्यूशन क्या है? 30 लैक्स डिवाइडेड बाय EBT इज 10 लैक्स, तो ये आ जाएगा 3। सिंपल। अगर यहाँ पे आपको वो ऑपरेटिंग लीवरेज निकलवाता तो क्या आ जाता भाई? कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT 30 लैख बाय 15 लैक्स 2, लिख दो यहाँ पे। ऑपरेटिंग लीवरेज निकलवाता तो वो आ जाता 30 लैक्स कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT 15 लैक्स 2 आ जाता। विद मी। फाइनेंशियल लेवरेज निकलवाता तो फाइनेंशियल लेवरेज क्या है? EBIT अपॉन EBT। EBIT क्या है? 15 लैक्स डिवाइडेड बाय EBT कितना है? 10 लैक्स 1.5। और मैंने आपको क्या बोला था कि जो कंबाइंड लेवरेज है वो दोनों का क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इम्पैक्ट, दोनों का आप मल्टीप्लाई कीजिए 2 into 1.5 दैट कम्स योर 3। परफेक्ट। ये आपके पास्ट ईयर में पूछा हुआ था इसलिए क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। तो हम लोग पूरा ही देख चुके हैं लीवरेज। हम लोगों ने पहले देख लिया हमारा बेसिक जो चीजें होती है लीवरेज के अंदर। कॉस्ट शीट मैंने आपको बता दिया, बिजनेस रिस्क क्या होता है, फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है। फिर हमने देखा ऑपरेटिंग लीवरेज, उसमें हमने देखा मीनिंग, फॉर्मूला और कुछ मिसलेनियस पॉइंट्स जहाँ पे हमने ब्रेक इवन पॉइंट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, वो सब चीजें देखी। फिर हमने देखा फाइनेंशियल लेवरेज। फाइनेंशियल लेवरेज में भी सेम मीनिंग, फॉर्मूला और कुछ मिसलेनियस बातें हमने देखी, जिसमें ट्रेडिंग ऑन इक्विटी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने समझा। फिर हमने देखा कंबाइंड लेवरेज, जिसमें फॉर्मूला, मीनिंग, फॉर्मूला और ये हमने कॉम्बिनेशंस देखे थे कि डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज कैसा होना चाहिए, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज कैसा होना चाहिए, बेस्ट कॉम्बिनेशन कौन सा इन सब में। और हमने एक पास्ट ईयर का क्वेश्चन भी देख लिया, ठीक है। तो अच्छा, अभी हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी देख चुके हैं, हम लोग लीवरेज पढ़ चुके हैं। आगे हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ेंगे। तो बेसिकली हम लोग पूरी बिजनेस फाइनेंस की सीरीज, रिवीजन सीरीज हम लोग हमारे चैनल पे अपलोड करेंगे। तो बेस्ट है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको पूरी सीरीज, और सिर्फ बिजनेस फाइनेंस ही नहीं, हर एक सब्जेक्ट की आपको रिवीजन सीरीज हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगी। और अगर मैं आपको आई अश्योर यू कि आपने अगर ये सीरीज आपने देख ली और जो क्वेश्चंस हम लोग करवा रहे हैं साथ साथ में, अब ये सीरीज जैसे ही खत्म होगी बिजनेस फाइनेंस की, मैं आपको प्रीवियस ईयर के लगभग सारे क्वेश्चन एक वीडियो में पूरे कवर करा दूंगा। कॉन्सेप्ट के साथ साथ तो मैं कवर करा ही रहा हूँ, क्वेश्चन इंडिविजुअली भी मैं आपको कवर करा दूंगा। तो आपने ये कर ली, आई अश्योर यू कि आपके काफ़ी अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। तो यू स्टे ट्यून्ड और पढ़ते रहिए आप, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आते रहें। थैंक यू सो मच।